Hello and good evening to all of you. If I'm audible and the screen is clearly visible to you, please let me know. All right, so please let me know if I am clearly audible and visible. Yes or no? Yes or no? All right. All right. So, hi everyone. My name is Manish Mittal, and welcome to this class of Abipedia, in which we are going to discuss a very important topic of Indian polity for the purpose of your essay paper in the CAPF Assistant Commandant Paper 2. सो वी आर गोइंग टू हैव अ प्रॉपर डिस्कशन इस क्लास में हम प्रॉपरली देखेंगे कि इस टॉपिक के ऊपर अगर आपको ऐसे लिखना है तो आप उसको कैसे अप्रोच करेंगे सो द टॉपिक लुक्स वेरी इजी और ये दिखने में बहुत ही एक सिंपल सा टॉपिक लगता है लेकिन ऐसा है नहीं बिकॉज द यूपीएससी वेन एवर दे गिव सच टाइप ऑफ टॉपिक्स और अभी यही ट्रेंड चल रहा है इसी तरह के जो टॉपिक्स हैं वो ऐसे में पूछे जा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्टेटमेंट जितनी ज़्यादा सिंपलिस्टिक लगती है एक्चुअली वो उतनी सिंपल होती नहीं है सो इन दिस क्लास आई विल टेल यू हाउ यू हैव टू अप्रोच सच एन एसे आपने कभी कभी देखा होगा अगर आपने यूपीएससी के किसी और एग्जाम्स के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल दिखने वाला क्वेश्चन एक्चुअली में बहुत डिफिकल्ट होता है ये एक बड़ी सिंपल थ्योरी है कि अगर क्वेश्चन को या टॉपिक को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट किया जाता है तो एक्चुअली में वो टॉपिक लिखना रिलेटिवली इजी होता है लेकिन अगर बहुत ही सिंपल सी स्टेटमेंट सीधी पूछ ली जाए तो उसका आंसर इतना इजी नहीं होता अब ये जो टॉपिक है इंडियन पॉलिटिक्स इज कास्ट पॉलिटिक्स इस पे कोई भी लिख सकता है यू नो एनी वन कैन राइट ऑन इट किसी को लगेगा कि हाँ इंडियन पॉलिटिक्स कास्ट पॉलिटिक्स है किसी को लगेगा नहीं है दो चार आप फैक्ट्स उसके फेवर में दोगे उसके अगेंस्ट दोगे एंड यू थिंक योर टास्क इज डन but it is not like that. There are certain essential things that you need to address in this essay. तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी चीजें हैं जो इस essay में होनी ही चाहिए अगर वो आप चीजें नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर ये प्रिज्यूम कर लेगा कि आपको उन चीजों के बारे में नहीं पता एंड यू आर जस्ट अप्रोचिंग इट एज अ लेमैन तो यूपीएससी में किसी भी टॉपिक को अप्रोच करने की एक डिफरेंट अप्रोच होती है विच वी विल डिस्कस इन दिस क्लास ऑल्सो अभी 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 जो रिजल्ट्स आए हैं द अभिपीडिया स्टूडेंट्स हैव स्वेप्ट वंस अगेन तो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के 2020 के ये सारे जो टॉपर्स हैं इनकी फोटोग्राफ्स आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं सो ऑफ कोर्स इफ यू वांट योरसेल्फ टू बी नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इफ यू वांट योर फोटोग्राफ टू बी हियर देन एंड इफ ऑफ कोर्स यू आर वाचिंग दिस क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहां पर जाकर आप हमारा फ्री ट्रायल ज्वाइन कर सकते हैं तो 7 दिन की फ्री क्लासेस आप हमारी ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आपको क्वालिटी पसंद आए ऑफ कोर्स ओनली देन यू शुड कंटिन्यू सो फॉर 7 days free classes are being provided by Abipedia and to avail that there is a link given in the description below जिस पर जाकर आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं and then you can attend the classes for free and then you can find out whether we are leaders in the segment or not what quality we provide for you right so this is the team you know this is the most intensive paper 2 preparation that we offer तो अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो या तो आप लिंक में जाकर क्लिक कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं ऑन 9517771551 राइट सो द नंबर इज 9517771551 तो इस नंबर पर जाकर आप खुद को रजिस्टर भी कर सकते हैं ऑल राइट एनीवे तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं इंडियन पॉलिटिक्स इज कास्ट पॉलिटिक्स तो ये एक ऐसे का टॉपिक है अब अगर हम इसे उस तरह से देखें दैट इट इज एन एफर्मेटिव स्टेटमेंट कि हाँ ऐसा है इंडियन पॉलिटिक्स इज कास्ट पॉलिटिक्स तो उससे पहले कुछ चीज़ों की क्लैरिटी हमें होनी चाहिए और अगर वो क्लैरिटी हमें है तो वो क्लैरिटी हमें पेपर पे शो भी करनी है वी हैव टू एक्चुअली राइट इट डाउन ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स कमिट करते हैं
वो बहुत सारी चीजें प्रिज्यूम कर लेते हैं अपने माइंड में कि इतना तो पता ही होगा। ये आपको पता है कि कास्ट का मतलब क्या है, लेकिन ये आपने थोड़ा सा एग्जामिनर को भी बताना है एक दो लाइंस में, क्योंकि ये ऐसे है तो आपको एक दो लाइंस में जस्टिफाई करना है कि हाँ मुझे पता है कि कास्ट क्या होती है, राइट? सो इवन इफ इट इज नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ एग्जाम्पल और कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ डेफिनेशन, आपको चाहे सिंपल वर्ड्स में ही सही, यू हैव टू शो इट टू द एग्जामिनर दैट यस आई नो व्हाट कास्ट इज। तो आप बड़े सिंपल वर्ड्स में इस ऐसे को अगर शुरू करोगे तो शुरू में आप एक बार जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे का, वो ऐसे बनेगा। सी द टॉपिक इज इंडियन पॉलिटिक्स इज कास्ट पॉलिटिक्स। तो पहली बात, आप पॉलिटिक्स की इन जनरल बात बिल्कुल नहीं करेंगे, यू विल ओनली टॉक अबाउट पॉलिटिक्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। सो कन्फाइन योरसेल्फ। मैं ये इससे पिछली वीडियोस में भी मैं ये बात आपको क्लियर कर चुका हूँ कि जब भी आपको ऐसे का कोई भी टॉपिक दिया जाता है, चाहे वो किसी क्वेश्चन का ही टॉपिक क्यों ना दिया जाए, आपको सबसे पहले उस एस्से के टॉपिक को कम से कम 4-5 बार बहुत ठंडे दिमाग से पढ़ना है। यू हैव टू डिवोट एट लीस्ट 1 और 1.5 minutes ऑन द टाइटल ओनली। तो यहाँ पे टाइटल है इंडियन पॉलिटिक्स इज कास्ट पॉलिटिक्स। सबसे पहला वर्ड है इंडियन, यानी कि हम सिर्फ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, हम ग्लोबल लेवल पे इसको बिल्कुल नहीं लेके जाएंगे कि जी देखो उस देश में तो कास्ट नहीं होती है, यहाँ पे होती है। नीड नॉट डू एनी ऑफ दैट थिंग। आपको सिर्फ इंडियन पॉलिटिक्स पे ध्यान देना है। सेकंड वर्ड इज पॉलिटिक्स। तो यानी कि थोड़ा सा हम क्लैरिफाई करेंगे कि हमें पता है पॉलिटिक्स क्या होती है। देन इज, यानी कि ये इन जनरल से एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट दी गई है। ऐसा नहीं है कि इंडियन पॉलिटिक्स वाज कास्ट पॉलिटिक्स या इंडियन पॉलिटिक्स हैज बिकम कास्ट ओरिएंटेड, ऐसा कुछ नहीं बोला है, किसी ट्रेंड की बात नहीं कर रहा है वो ऐसे के टाइटल में कि ये कभी कास्ट पॉलिटिक्स होती थी या आजकल बन गई है। नो, इंडियन पॉलिटिक्स इज कास्ट पॉलिटिक्स। इज मतलब कि हमेशा से यही ऐसे ही होता है और ऐसे ही होता रहेगा और ऐसे ही हो रहा है। सो दैट इज व्हाट इज मीन्स। देन कास्ट पॉलिटिक्स, कास्ट का मतलब क्या आपको पता है कि क्या होता है? सो ये जब आप पूरा पढ़ लेंगे तो आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी कि मुझे अपना ऐसे इसके आसपास ही रखना है। कभी भी आपने ऐसा नहीं करना कि ऐसे चाहे जो भी आ जाए, मुझे पॉलिटिक्स के बारे में पता है मैं सब लिख दूंगा। नेवर डू दैट। ऑफ कोर्स यू हैव टू स्टे अराउंड द सेंट्रल आइडिया ओनली। अब इस ऐसे में आपको स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है? सबसे पहले आप शुरू शुरू में थोड़ा सा इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में बताओगे कि इंडियन पॉलिटिक्स जो है वो अ, जो है इट सिंस इंडिया इज, जैसे दो तीन आप पॉइंट्स उसमें लिख सकते हैं दैट इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इंडियन पॉलिटिक्स और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज विथस्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, द टेस्ट ऑफ जनरेशंस इन द लास्ट 75 years और सो, राइट? उसके बाद आप थोड़ी सी बात करेंगे कास्ट की। जैसे कि कास्ट के बारे में आप क्या बताएंगे? अगर मैं आपको इन जनरल वैसे समझाऊं दैट व्हाट इज कास्ट फॉर एग्जांपल, तो कास्ट एक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का तरीका है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मतलब कि एक सोसाइटी को बहुत सारे तरीकों से डिवाइड किया जा सकता है। जैसे अगर इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं तो उन्हें हम कितने अलग अलग तरीकों से क्लासिफाई या डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एक है जेंडर, तो जेंडर के बेसिस पे देर आर मेल्स, देर आर फीमेल्स, देर आर ट्रांसजेंडर्स, right? Then on the basis of class, we can say this is a lower class person, this is a middle class, higher class, upper middle class, इस तरह से। तो इसी तरह कास्ट भी एक क्लासिफिकेशन का तरीका है, लेकिन ये तरीका आज का नहीं है, ये तरीका बहुत पुराना है। सो इट स्टार्टेड thousands of years ago since ancient Indian history. कास्ट इज अ फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, यानी कि सोसाइटी को अलग अलग हिस्सों में रखने का एक तरीका है। इसका जो सबसे पहली हमें एग्जाम्पल मिलती है दैट इज इन द पुरुषोक्ता हिम। पुरुषोक्ता हिम ऑफ ऋग्वेद हमें एग्जाम्पल मिलती है कि कास्ट होती क्या है। तो ये जो फोटोग्राफ आप इमेज अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिस इज ब्रह्मा। तो ऐसा कहा जाता है कि जो कास्ट है वो ब्रह्मा की बॉडी के 4 अलग अलग हिस्सों से ओरिजिनेट हुई है। जो मस्तिष्क या फिर फोरहेड है वहां से ब्राह्मण्स आए, विच इज द हाईएस्ट कास्ट। इसमें प्रीस्ट आ जाते हैं, टीचर्स आ जाते हैं, पंडित आ जाते हैं। देन सेकंड, जो भुजा यानी कि आर्म जो है, यहाँ से आए क्षत्रिय। क्षत्रिय यानी कि वॉरियर्स, रूलर्स, यानी कि जो भी आर्मी या लड़ाके जो होते थे, देवर क्षत्रियस। थर्ड वर वैश्यस। वैश्यस जो है वो थाई, थाई से आए।
इसमें सारे के सारी मर्चेंट क्लास, ट्रेडर्स, फार्मर्स या जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज करने वाले लोग हैं वो आ जाते हैं। एंड फाइनली शूद्रास, शूद्रास आर लेबरर्स हु डिड लेबर, और इसी के साथ इसी कैटेगरी में आ जाते हैं द दलित्स और द लोअर, द सो कॉल्ड लो कास्ट पीपल, जो कि दे वर स्ट्रीट स्वीपर्स, दे वर टॉयलेट क्लीनर्स, दे वर सर्वेंट्स ऑफ द अपर थ्री कास्ट्स। तो ये एक मेंशन हमें पुरुषोक्ता हिम ऋग्वेद से मिलता है, और यहीं से कास्ट सिस्टम की शुरुआत मानी जाती है। नाउ एक चीज जो आपको क्लियरली समझनी है वो ये है कि कास्ट सिस्टम जिस टाइम शुरू हुआ था, द पर्पस ऑफ कास्ट सिस्टम वाज नॉट to belittle the lower caste people and to to privilege the upper caste people। उस टाइम पे अपर लोअर जैसी कोई बात नहीं होती थी। उस टाइम पे बस सोसाइटी सिंपली अलग अलग उसमें डिवाइडेड थी। जैसे अगर मैं आपको पूछूं कि क्या डॉक्टर्स, लॉयर्स, एडवोकेट्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, देन इंजीनियर्स, क्या इन तीनों में आप कैटेगराइज कर सकते हो कि कौन नीचे है और कौन ऊपर है? अगर आप इसको नीचे ऊपर में कैटेगराइज करने लगेंगे तो इट विल बी योर ओन बायस और योर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। अदरवाइज ऑल दीज आर प्रोफेशनल्स और दीज आर काइंड ऑफ इक्वल, और सभी का सोसाइटी में होना जरूरी है। अगर आपकी तबीयत खराब हो जाए तो आप एडवोकेट के पास नहीं जा सकते। अगर आपको कोई रोड या ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना है तो आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। सो एवरी पर्सन हैज देयर ओन यूनिक फंक्शन लिविंग इन अ सोसाइटी। द सेम गोज ट्रू फॉर कास्ट एज वेल। जिस टाइम पे कास्ट बनाई गई थी उस टाइम पे उसका पर्पस ये नहीं था कि हमने छोटा बड़ा या ऊंचा नीचा देखना है। द पर्पस वाज टू डिवाइड द फंक्शंस ऑफ द सोसाइटी, कि ये जो हैं, जो ब्राह्मण्स हैं दे विल बी द टीचर्स, दे विल बी द प्रीस्ट्स। जो क्षत्रियज हैं वो सिक्योरिटी के लिए आर्मी की तरह काम करेंगे। जो वैश्यज हैं वो कमर्शियली जो स्टेट को आगे बढ़ाएंगे। जो शूद्राज हैं वो क्लीनर्स की तरह सबको सर्व करेंगे। एवरी वन हैज देयर ओन यूनिक फंक्शन विच इज इम्पॉर्टेंट। लेकिन ये सिस्टम शुरू शुरू में फंक्शनल क्लासिफिकेशन पे बेस्ड था। धीरे धीरे आगे चलते चलते ये हेरिडिटरी फॉर्म ले गया। तो शुरू में ऐसा नहीं होता था कि अगर ब्राह्मण के घर में कोई पैदा हुआ है तो वो ब्राह्मण ही होगा, जैसा कि आज होता है। नो, एट दैट टाइम इट्स लाइक कि अगर ब्राह्मण के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है और वो अगर बड़ा होकर वॉरियर बनना चाहता है तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। सो कास्ट वॉज नॉट हेरिडिटरी इन द बिगिनिंग। सो कास्ट वॉज फंक्शनल, कि आप जो काम करते हो उससे डिफाइन होगा कि आपकी कास्ट क्या होगी, ना कि आप जिस घर में पैदा हुए हो, जिस फैमिली में पैदा हुए हो, वहां से आपकी कास्ट डिसाइड होगी। ये सिस्टम धीरे धीरे डिस्टॉर्ट हुआ। वाई? बिकॉज ब्राह्मण द क्षत्रियाज, जो कि सो कॉल्ड अपर कास्ट लोग थे, या जो इन इन वोकेशंस में जो लोग थे, ब्राह्मण्स और क्षत्रियज जो थे, दे एंजॉयड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। तो इन्हें लगा कि क्यों ना यही रिस्पेक्ट हम भी आगे अपने generations में pass on करें। And that is how this system slowly and slowly became hereditary in the later Vedic period specifically। अर्ली वैदिक पीरियड तक ये सिस्टम बहुत अच्छा था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में कास्ट सिस्टम बिकेम हेरिडिटरी। राइट? तो इस हेरिडिटरी कास्ट सिस्टम की बात करते हैं जब भी हम मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं। आज भी तो ऐसा ही होता है। इट डज नॉट मैटर विच प्रोफेशन वी आर इन। ऐसा भी हो सकता है कि एक ब्राह्मण जो है वो आर्मी में हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक शूद्र जो है वो आईएएस ऑफिसर हो, या एक वैश्य जो है वो पंडित हो। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? ऑल दिस इज पॉसिबल इन टुडेज वर्ल्ड। यानी कि आज हमारे प्रोफेशन से हमारी कास्ट डिसाइड नहीं होती है। कास्ट डिसाइड होती है कि हम किस घर में, किस परिवार में पैदा हुए। सो इट हैज बिकम सो रिजिड एंड हेरिडिटरी दैट इट हैज कम टू डिफाइन मेजॉरिटी ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ आवर सोसाइटी, जो कि एक गलत चीज है। एनीवे, तो कास्ट क्या है? इट्स अ फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कैटेगराइज्ड बाय, क्या क्या फीचर्स होते हैं कास्ट के? एंडोगेमी इज अ फीचर, यानी कि एक कास्ट में ही जनरली शादियां होती हैं। हालांकि अर्बन एरियाज में, पेरी अर्बन एरियाज में या लिटरेट लोगों में ऐसी चीजें अब नहीं होती है। हेरिडिटरी ट्रांसमिशन, ये तो मैंने आपको बताया ही है। हेरिडिटरी एक फैमिली में आगे से आगे पास ऑन होती है। रिचुअल स्टेटस इन अ हायरार्की, या फिर ऑक्यूपेशन, तो या तो ये ऑक्यूपेशन बेस्ड होता था या रिचुअल स्टेटस होता था। जैसे कि अगर आप पंडित हो तो आप ब्राह्मण कहलाओगे, थिंग्स लाइक दैट। एंड बेस्ड ऑन कल्चरल नोशंस ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। तो धीरे धीरे इतनी ज्यादा डिस्टॉर्ट हो गया कास्ट सिस्टम कि अब इसे प्योरिटी या पॉल्यूशन से जोड़कर देखा जाता है। सो द मोर हायर कास्ट यू आर, द मोर प्योर यू आर कंसिडर्ड, एंड द मोर लोअर यू आर, द मोर पॉल्यूटेड यू आर कंसीव्ड, परसीव्ड। सो
यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ कास्ट, तो अब इसको आप ऐसे में कैसे लिखेंगे? इसको आप, अगर आपको ये इतनी अंडरस्टैंडिंग है, सो यू विल ट्राई टू राइट इट इन लेस वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने शुरू में बता दिया कि इंडियन पॉलिटिक्स जो है वो ऐसे ऐसे है, देन यू विल डिस्क्राइब इन शॉर्ट द मीनिंग ऑफ कास्ट एंड इट्स एवोल्यूशन अप टू द मॉडर्न फेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जैसे कि आप इसको सिंपली ऐसे लिखेंगे, से that caste as a form of social stratification started during the Vedic times, but during the later Vedic period, this functional classification distorted, got distorted, and transformed into hereditary based classification. Right? So, according to this, the society was divided into Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, and Shudras, whose functions were divided. But in the modern Indian history, it has become a tool of rigid stratification. It has become a tool of furthering the notions of purity and pollution, and it has made the the discrimination based practices more concrete. फुल स्टॉप। तो जब आपने ये लिख दिया तो एग्जामिनर को ये क्लियर हो जाएगा कि आपको पता है कि कास्ट जो है वो शुरू में कैसे शुरू हुई, पहले अच्छी होती थी, अब अच्छी नहीं है, और अब अच्छी क्यों नहीं है। तो इतने में आपने ये सब कुछ बता दिया। सो दिस इज हाउ यू हैव टू स्टार्ट। यू हैव टू मेंशन व्हाट इज पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स, देन रोल ऑफ कास्ट, की कास्ट कैसे कैसे इवॉल्व हुई है। देन you will come to the you will have to cite some provisions of the Constitution of India when you're talking about caste. अब कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो सारे आर्टिकल्स हैं, इनमें कास्ट के बारे में कुछ ना कुछ मेंशन्ड है। जैसे अगर आर्टिकल 14, जो बेसिकली पहले 4 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 14, 15, 16 एंड 17, ऑल दीज आर्टिकल्स हैव समथिंग टू डू विद फंडामेंटल राइट्स। ये सारे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स हैं। सो आर्टिकल 14 फॉर एग्जांपल टॉक्स अबाउट द राइट टू इक्वालिटी। तो अब आप ये बताएंगे कि जो कास्ट है उसका इफेक्ट कम करने के लिए, या जो लोअर कास्ट हैं उनको एफर्मेटिव एक्शन के थ्रू ऊपर लेके आने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या कोशिशें की। सो आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट राइट टू इक्वालिटी, जिसमें किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का और कोई ग्राउंड एक्सेप्टेड नहीं होता। देन आर्टिकल 15 एंड 16 दे टॉक अबाउट एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन in government jobs as well as in educational institutions. So, on the ground of religion, race, caste, sex, place of birth, etc., there is no discrimination, or there should be no discrimination. तो आर्टिकल 15 और 16 में कास्ट वर्ड प्रॉपरली मेंशन्ड है, और ये कहा गया है कि किसी भी सिटीजन के साथ आर्टिकल 15 और 16 के अंडर, आइदर इन गवर्नमेंट जॉब्स और इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, देयर कैन नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत अच्छे से कोशिश की कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करने की। देन आर्टिकल 17, जैसे कि अगर हम पिछली इमेज पे जाएं, तो यहाँ पर जो द लास्ट कैटेगरी ऑफ कास्ट, दैट इज शूद्रास एंड आउटकास्ट्स, तो इन ये जो लोग थे, दे वर स्टार्टेड टू बी लुक्ड डाउन अपॉन बाय द अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो इन लोगों को पॉल्यूटेड या कुछ इस तरह से देखा जाने लगा, और इन्हें अनटचेबल्स करार दिया गया, यानी कि अछूत। तो इसे अबॉलिश करने के लिए फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 17 ऐड किया गया। आर्टिकल 17 वाज एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो ये सारे आर्टिकल्स जो हैं, दे वर्कड टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ कास्ट फ्री और कास्टलेस सोसाइटी। उसी के साथ एक अदर कैटेगरी ऑफ आर्टिकल्स हमारे पास, आर्टिकल 330, 332, 335, 338, 338 ए, 338 बी ऑल्सो। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग नेशनल कमीशंस बनाई गई, जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एक्सेट्रा। और रिजर्वेशन का प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई किया गया। तो रिजर्वेशन का जो प्रिंसिपल है, इट वाज डन सो दैट द सो कॉल्ड लोअर कास्ट पीपल through affirmative action can come at the same level, on the same platform, and at an equal pedestal with the so called higher or upper caste people. तो ये सारी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन ने की ताकि कास्ट बेस्ड सिस्टम को कम किया जा सके। और इंडियन पॉलिटिक्स को कास्ट पॉलिटिक्स जब हम कहते हैं, तो हम देखेंगे आगे, मैं आपको एक दो इमेजेस भी दिखाऊंगा
जिससे आपको ये पता चलेगा कि अगर आज इंडियन पॉलिटिक्स में कास्ट का इतना बड़ा रोल है, देन इट समवेयर शोज द फेलियर ऑफ द स्टेट मशीनरी, जो अब पिछले इतने सालों में भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को या कास्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन का असर कम नहीं कर पाए। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत अच्छे से कोशिश की, but still it could not be done. In fact, many people would say that reservation is in fact in actually the reason for creating caste, caste divisions. But desist from writing any such controversial thing in an essay. तो आपको यही वहाँ पर portray करना है that the Constitution of India had so many provisions in the fundamental rights section also and in other further parts as well. The purpose of which was to reduce the impact of caste in Indian society. यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, so please feel free to ask me. Have you understood till here? Yes or no? Yes? Have you understood till here? All right. All right. So, uh, what is Indian politics? How Indian politics has evolved till date? Then, what is caste? How caste started on a good note, but later on it got distorted. And then, slowly and slowly, we came near the Constitution of India. Our Constitution made provisions to reduce the impact of caste. यहाँ तक आपके ऐसे का स्ट्रक्चर चलेगा। उसके बाद अब ये जो स्टेटमेंट है, इंडियन पॉलिटिक्स इज कास्ट पॉलिटिक्स, डू वी अग्री विद दिस? अब इसके लिए हम कुछ एक फैक्ट्स देखते हैं। रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। देखो, इंडियन पॉलिटिक्स में कास्ट का रोल है, यू कैन नॉट डिनाई इट। तो आपको इसका अगर डिनायल करना है तो आपको कोई फैक्ट मेंशन करना पड़ेगा, लेकिन मुझे ऐसा कोई बहुत बड़ा फैक्ट मिला नहीं, इसलिए आई डू नॉट रिकमेंड यू टू राइट द एसे इन सच अ वे। तो ऐसे में आपको इस चीज को एफर्मेटिव दिखाना है दैट यस, इंडियन पॉलिटिक्स इज इंडीड कास्ट पॉलिटिक्स। काफी बड़ा रोल प्ले करती है कास्ट इंडियन पॉलिटिक्स में, स्पेशली इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। जैसे ये एक चार्ट मुझे मिला विच इज द ब्रेकअप ऑफ कास्ट इन उत्तर प्रदेश, और ये उत्तर प्रदेश इलेक्शन से पहले का चार्ट है, यानी कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कुछ इस तरह से कैलकुलेशन करती हैं कि देखो जी, उत्तर प्रदेश में 8 से 9% ब्राह्मण्स हैं, 4 से 5% राजपूत हैं, 4% वैश्य हैं, 2% त्यागी हैं, देन 10% यादव हैं, 3 से 4% लोधी हैं, फिर कुर्मीज, मौर्याज, जातव, नॉन जातव। द पॉइंट इज कि इस हद तक कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन या कास्ट क्लासिफिकेशन की समझ होनी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी इसी के अकॉर्डिंग अपने कैंडिडेट सिलेक्ट करती है। सो इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कास्ट हैज़ अ वेरी वेरी बिग रोल टू प्ले। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कास्ट के बेस पे ही किसी की सिलेक्शन होती है, राइट? So all other criteria sometimes take a backseat. It is only the caste that plays the central role in Indian politics. तो electoral politics में इसका बहुत बड़ा रोल है, नंबर वन। सेकेंडली, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स। अब जैसे अगर कोई पर्टिकुलर सीट है जहाँ पे ब्राह्मण्स जो है वो मेजोरिटी में है, तो वहां से हमेशा एक ब्राह्मण को टिकट दी जाएगी। कहीं पे शूद्रास या दलित्स मेजोरिटी में है तो वहां से दलित को ही टिकट दी जाएगी, जो कि एक सेंस में एक अच्छी बात भी है अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें। तो आइडियली हर कास्ट के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलनी भी चाहिए, राइट? लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये इकलौता क्राइटेरिया बन जाता है, व्हेन दिस बिकम्स द ओनली क्राइटेरिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ कास्ट एज अ क्राइटेरिया इज कपल्ड विद सम अदर क्राइटेरिया, देन इट इज ऑल राइट। से द पर्सन हैज सम मेरिट एज वेल, उस पर्सन की उस पर्सन ने ग्राउंड लेवल पे बहुत सारा काम भी किया है, वो बहुत सारे लोगों को जानता है, वो बहुत सारे इश्यूज को सॉल्व करता है, वो एकेडमिक स्कॉलर है, या उसकी और कोई अच्छी अचीवमेंट रही है, जिससे कि पता चलता है कि वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अच्छा कर लेगा, देन कास्ट इज फाइन। लेकिन जब किसी
अच्छे मेरिटोरियस कैंडिडेट को, यहाँ पे मेरिट का मतलब कोई एग्जाम क्लियर करने से नहीं है, यहाँ पे मेरिट का मतलब है कि एज अ रिप्रेजेंटेटिव, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव की तरह वो कितना अच्छी तरह से काम कर पाएगा। सो एज अ रिप्रेजेंटेटिव वो कितना अच्छा काम कर पाएगा। तो अगर ऐसे किसी कैंडिडेट को सिर्फ इस वजह से पीछे कर दिया जाए कि उसकी कास्ट अच्छी नहीं है, दैट इज नॉट अ गुड क्राइटेरिया इन कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। तो ये भी होता है इंडिया में, विच इज प्रॉब्लमेटिक। सो द रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स is to an extent where caste has sometimes caste sometimes becomes the sole criteria for determining the winnability of a candidate, and all other logical criteria like merit, like experience, knowledge, connect with the public, everything else is secondary. So that is where the problem of caste in Indian politics starts. Otherwise caste is a good criteria. तो यही क्राइटेरिया कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज पर भी लगा सकते हैं। जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया में, कुछ पार्टीज हैं, मैं कोई नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट ऐसी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो सिर्फ कास्ट को मोबिलाइज करके चलती हैं। अब ये दोनों तरीके से इसको देखा जा सकता है। ये बात बुरी भी है क्योंकि इससे कास्ट आइडेंटिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है, और ये एक अच्छी बात नहीं है। एक्चुअली हम कास्ट लाइंस को डाइल्यूट करना चाहते हैं ताकि सब लोग यूनिटी से रह सके, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इसके ऊपर कैपिटलाइज करती हैं, एंड दे कैपिटलाइज ऑल द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर कास्ट, और फिर वो कुछ पर्टिकुलर सीटें जीतती है हर बार इलेक्शन में, एंड देन दे कम टू पावर। सो दैट इज नॉट व्हाट शुड बी डन, because just for political power they should not try to divide the people in different sections. So caste का इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा रोल है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में स्पेशली बहुत बड़ा रोल है। लोगों को for the purpose of representation also, for winnability also, for the selection of candidates, for distributing tickets for MPs and MLA elections also, for mobilizing people on the basis of caste is something very easy in India, और caste based parties भी बनती हैं। So yes, the role of caste in Indian politics is very very prominent, and it is proven time and again through different examples. अब ऐसे में आपको कहीं ना कहीं ये जजमेंट कॉल लेनी पड़ेगी इस पॉइंट के बाद, क्योंकि यहाँ तक आधे से ज़्यादा ऐसे हो चुका है। तो अब आपको ये जजमेंट कॉल लेनी पड़ेगी दैट वेदर इट इज़ जस्टिफाइड दैट इंडियन पॉलिटिक्स इज कास्ट पॉलिटिक्स। सो यू मे से एक अच्छा, अगर आपको आंसर फ्रेम करना है जिसमें आपको येस और नो दोनों नहीं लेने हैं, और जो कि एक लॉजिकल आंसर भी है, तो आपको कुछ ऐसा लिखना है दैट ऑल्दो caste plays a prominent role in Indian politics, but as long as the other principles of electoral democracy are intact, caste based politics is not bad. But the moment caste based politics take the center stage at the cost of all other principles of an electoral democracy, like merit, experience, knowledge, skill, connect, you know, you can say ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ अ पर्टिकुलर कैंडिडेट, जब तक ये सब चीजें कॉम्प्रोमाइज नहीं होती, द रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स शुड बी ऑफ अ कंस्ट्रक्टिव नेचर। लेकिन जब ये सारी चीजें सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स की वजह से कॉम्प्रोमाइज होनी शुरू हो जाएं, देन द डिस्ट्रक्टिव पार्ट ऑफ कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हैज स्टार्टेड। सो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स जरूरी नहीं कि बुरी हो। अगर कास्ट को सबको रिप्रेजेंट करके एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन बन रही है, देन इट इज ऑल राइट। It should be a criteria, but it should not be the only criteria. That is what you should always say. तो क्या इंडियन पॉलिटिक्स आज कास्ट ड्रिवन है? Yes, to a large extent it is. It is not the only factor that drives politics in India. और भी बहुत सारी चीजें हैं, अब तो क्लास का भी बहुत फर्क पड़ने लग गया है, बट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब लोग डेवलपमेंट के बेस पे भी वोट डालते हैं, अब लोग क्लास के बेस पे भी वोट डालते हैं, ग्राउंड वर्क के बेस पे भी वोट डालते हैं, बट कास्ट स्टिल is playing a very important role in Indian electoral politics. मेरिट और डेवलपमेंट जो है, ये धीरे धीरे जो अर्बन एरियाज हैं, जो लिटरेट लोग हैं, या जो डेवलप्ड एरियाज है, वहां पर कास्ट का रोल बहुत कम हो गया है, मेरिट और डेवलपमेंट के ऊपर वोट पड़ती है।
तो अगर इसको हमने लॉन्ग टर्म में ठीक करना है, बिकॉज बाय द एंड ऑफ द ऐसे यू हैव टू गिव अ काइंड ऑफ अ कंस्ट्रक्टिव ओपिनियन दैट अवेयरनेस ऑफ among the people, education of the masses is required to make caste a non-issue in elections or to make it a less important issue in elections, right? तो अब मैं अगर आपको एक पूरा फ्लो दूं ऐसे का कि आपको कैसे लिखना है, इनिशियली यू हैव टू टेल देम दैट पॉलिटिक्स इज about governing people and about serving the people, and Indian politics has evolved over a period of time. It has seen various systems in ancient and medieval history, and the modern politics is a miniature version or like a summary of the entire politics that India has seen over a period of millennia. Full stop. Then you will talk about caste. That caste as a system is also inherent and integral to Indian society. And this system, the first traces of caste can be found in the Purushokta hymn of the Rig Veda, in which caste was divided into four varnas: Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, and Shudras. And initially, it was a functional classification and not hereditary in nature. But during the later Vedic period, this system got distorted and it got concretized into upper and lower caste people, society. And the system got transformed into hierarchical system. Full stop. So the caste in today's India plays a very prominent role in electoral based politics. उसके बाद आप नेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इसका बहुत बड़ा रोल है, that how it helps in determining the winnability of a candidate, how it mobilizes people, how it mobilizes all other resources as well, how it has become a very unique identity. उसके बाद आप constitutional provisions को mention करेंगे, that the constitution has made the following provisions to reduce the impact of caste in Indian politics or in other aspects of society: untouchability abolition, title abolition, no discrimination in jobs and education institutions, right to equality, ये सब बातें करेंगे. उसके बाद रिजर्वेशन का प्रिंसिपल, एफर्मेटिव एक्शन की बात करेंगे, राइट, इन पॉजिटिव सेंस ऑफ कोर्स ऑल दीज थिंग्स. और इनसे कास्टिज्म कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, ये थोड़ी सब्जेक्टिव बात है कि क्या रिजर्वेशन देने से कास्टिज्म कम हुआ है या उल्टा ज्यादा हो गया है, राइट? बट चाहे कास्टिज्म कम हुआ है ज्यादा हुआ हो, ओवरऑल लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द लोअर कास्ट्स हैव एक्चुअली इम्प्रूव्ड अ लॉट, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है. देन उसके बाद आप आएंगे क्या इंडियन पॉलिटिक्स कास्ट ड्रिवन है या नहीं, या होनी चाहिए या नहीं. देन इन द एंड समरी टाइप कंक्लूजन में आप लिखेंगे दैट कास्ट और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स और कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन आर good for the society because they help in equitable representation to all the sections of society. Full stop. However, caste should not be the only determinant for determining the electoral outcome of a particular society like India. So as long as caste is coupled with some other criteria like merit, like development, like like the grassroots development is there in Indian politics, it will continue to prosper. But the moment all other criteria become redundant in the face of merit, in the face of caste, then it becomes problematic in nature. तो आज की डेट में इंडिया में हम कुछ जगहों पर कास्ट पॉलिटिक्स को बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में देखते हैं और कुछ जगह पर उसका इतना असर नहीं भी रहा. तो जहाँ पर हम डेप्थ में देखते हैं वो बैकवर्ड एरियाज हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, देन यू हैव छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ पर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स बहुत चलती है. लेकिन अगर हम कुछ थोड़े से रिलेटिवली डेवलप्ड एरियाज की तरफ जाएं, जैसे कि थोड़ा सा तमिलनाडु या गुजरात और महाराष्ट्र, तो यहाँ पर अब कास्ट का जोर उतना नहीं है बिकॉज पीपल हैव बिकम लिटरेट. In Kerala also, people have become literate. The development in education, healthcare, jobs, etc. has reached a certain level. So that is what we should strive for the entire country. कि कैसे कास्ट का रोल एक नॉन इशू बन जाए इलेक्शंस में या एक लेसर इशू बन जाए. और इसका मतलब हम चाह रहे हैं कि इंडिया एक कास्टलेस सोसाइटी की तरफ बढ़े. सो दिस इज द काइंड ऑफ कंक्लूजन you should have. So what is politics, what is caste, how Indian politics got entwined with caste politics,
how the Constitution of India made provisions to reduce the impact of caste in any aspect of Indian life, and how it plays a role in electoral politics of India, and how we should strive to reduce its role in the long run. इस तरह से करके आपको पॉजिटिवली इसका कंक्लूजन देना है दैट ऑल्दो कास्ट कंटिन्यूज टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स, but over a period of time we should focus on merit, we should focus on development, we should focus on awareness, so that the role of caste automatically or naturally is a good word, naturally, skips or slips from the minds of the Indian masses, so that they can move towards a developed society where the needs and aspirations of all sections of society are equally important, irrespective of their caste. फुल स्टॉप. दिस इज हाउ यू शुड कंक्लूड कि हमें एक ऐसी सोसाइटी की तरफ इसको लेकर जाना है, या लेकर जाने की तरफ स्ट्राइव करना चाहिए, जहां पर सिर्फ लोगों की एस्पिरेशंस और नीड्स जो है उनका ध्यान रखा जाए, और इस बात का बिल्कुल ध्यान ना रखा जाए कि वो किस कास्ट से बिलोंग करते हैं. तो दैट इज द कंक्लूजन ऑफ व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. अब ये जो टॉपिक है जो हमने उठाया था, इंडियन पॉलिटिक्स इज कास्ट पॉलिटिक्स, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको ऐसे में ही पूछा जा सकता है. इसके बेस पे यू कैन राइट मल्टीपल एसेज. अब अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है कि हमने पॉलिटिक्स के बारे में कैसे लिखना है या हमने कास्ट के बारे में कैसे लिखना है, देयर कैन बी अदर टॉपिक्स एज वेल, सो जस्ट राइट डाउन वन टॉपिक जिसके ऊपर आपको एक और एसे लिखना है. ऑफ कोर्स यू विल राइट दिस एसे, लेकिन इसका तो मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बता ही दिया है. सो पुट इट इन योर ओन वर्ड्स, राइट दिस एसे डाउन. इसके अलावा एक और टॉपिक मैं आपको देता हूँ जो कि इससे रिलेटेड है, सो ट्राई टू राइट ऑन दैट एज वेल. सो प्लीज राइट डाउन. So write down, the topic will be uh, in the 21st century, Indian society is in the 21st century, the Indian society is moving from caste based to class based society. In the 21st century, Indian society is moving from caste based to class based society. इसके ऊपर आपको ऐसे लिखना है फॉर 300 वर्ड्स. इसमें हालांकि पॉलिटिक्स का कोई मेंशन नहीं आएगा, बट सम हाउ यू विल हैव टू मेंशन द सोसाइटी ऑफ इंडिया एंड द इकोनॉमी ऑल्सो. थोड़ा सा सोशियो इकोनॉमिक पे आएगा, क्योंकि कास्ट बेस्ड का मतलब है कि कास्ट बहुत मैटर करती है. क्लास बेस्ड का मतलब है यहाँ पर क्लास की बात हो रही है, क्लास यानी कि रिच पुअर वाली बात हो रही है. तो काफी एरियाज में इंडिया में ऐसी डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही हैं, जिससे पता चल रहा है कि अब कास्ट इतनी मैटर नहीं करती, क्लास ज्यादा मैटर करने लग गई है. सो वी आर मूविंग फ्रॉम, इज 21st सेंचुरी इंडिया मूविंग फ्रॉम अ कास्ट बेस्ड सोसाइटी टू अ क्लास बेस्ड सोसाइटी. इसके ऊपर आपको लिखना है. यस, देयर कैन बी एन आर्ग्यूमेंट एज वेल, right? So try to prepare it in all these aspects. I hope the topic is clear to all of you, right? So this is all for this particular class, right? If you have any doubts, किसी भी तरह का आपको कोई डाउट होता है, किसी भी तरह का आपने कोई भी आपको क्वेरी है, सो प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट्स. तो जो वीडियो पोर्टल पे जो वीडियो है उसके नीचे जो कमेंट्स हैं, अगर वहां पे आप लिखेंगे तो वहां पर आपको वो मेल मुझे आ जाएगी एंड आई कैन रिप्लाई फ्रॉम देयर. यस, एनी डाउट्स नाउ? Okay, Arnab is asking, do we include egalitarian society in it? Of course. जो एंड में हमने कंक्लूजन दिया है, वो कंक्लूजन का मतलब ही ये है कि धीरे 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 कास्ट का रोल इतना ज्यादा कम कर देना है हमें डेवलपमेंट से और मेरिट से, कि हम एक इगैलिटेरियन सोसाइटी की तरफ बढ़े, जहां पर कास्ट कौन सी है इससे कोई फर्क ही ना पड़े. सो दैट इन इट सेल्फ वी आर टॉकिंग अबाउट मेकिंग एन इगैलिटेरियन सोसाइटी. अगर आप ये वर्ड भी मेंशन कर देंगे तो और भी अच्छा है, ऑफ कोर्स. Any other doubts?
ऑल राइट देन, सो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। किसी भी तरह का आपका डाउट हो तो आप प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।